We have seen many things related to charge and current. चलिए आज देखते हैं कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स बिटवीन चार्जेस, है ना। थोड़ा थोड़ा तो आप जानते होंगे, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट और रिपल। हाँ, और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत। हाँ, वो क्यों को बताएंगे हम अभी। जैसे आप लोग जानते हो ना, एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास। क्यों? देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ नेचर। ऐसा होता है जिसका क्यों मालूम नहीं है। पहले हम समझ लें कि लॉ हम किसको कहते हैं। लॉ उसको कहते हैं जो होता है हम डिस्कवर किए, लेकिन उसका रीजन हमें मालूम नहीं है, जिसको हम कहते हैं भगवान की माया, लॉ ऑफ नेचर। सो कोई एक स्टेटमेंट को लॉ हम कब कहेंगे? जब उसका कोई प्रूफ नहीं है बट वी कैन वेरीफाई। लॉज कैन नॉट बी प्रूव्ड, कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, है ना। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है कि नहीं, इमेजिनेशन नहीं है। हम देखते हैं कि ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है, तो वो होने से वो हो रहा होगा। समझ में आ रहा? ठीक है, तो उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, तो लॉ क्या है? लॉ इज ए स्टेटमेंट which can be experimentally verified but cannot be proved. आज हम लोग देखेंगे फोर्स बिटवीन चार्जेस। लेकिन हाइपोथेसिस तो हर वक्त एक्चुअल नहीं होता। अब बनाने वाले पर डिपेंड करता है हाइपोथेसिस एक्चुअल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब कितना सोच के बनाया, ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है, तो वो होने से वो होगा, है ना। इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। अब जो बनाया सोच के, कितनी थी वो एस्पेक्ट को लेके सोचा है। वैसे हम लोग तो जितने सारे चीज पढ़ के बनाए, आइंस्टाइन बोल दिए कि सारा गलत है। अभी सुने हो हमारा 2022 में जो नोबेल प्राइज मिला है, ये सर वो लोग आइंस्टाइन के क्वांटम मैकेनिक्स के व्यू को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए। सीधा बोल दिए कि दिस टोटल यूनिवर्स इज अनरियल, जो आपको दिख रहा है वो नहीं है, है ना। आप जिसको कहते हो, आइंस्टाइन भी तो बोल के गए थे। आइंस्टाइन बोल के गए थे जो तुमको लग रहा है कि 1 घंटा हुआ, वो 1 घंटा नहीं है, कम या ज्यादा है उससे। जो चीज आपको स्फेरिकल लग रहा है, हो सकता है कि वो क्यूबिकल है। जो चीज आपको लग रहा है कि 5 मीटर लंबा है, हो सकता है कि वो 3 मीटर है। समझ में आ रहा है? बट हमारे रेफरेंस फ्रेम में ऐसे चलता है, हमें लगता है ऐसे, लेकिन असलियत में वो नहीं है। जो चीज लगता है कि हमें ठोस है, वो पूरा खोखला है। सोचो तो, ये वॉल, योर बॉडी, ये पूरा चीज खोखला है। एटम का 99.5% स्पेस जो है एम्प्टी है, और सारे चीज एटम से बना है, मतलब सारे चीज का 99.5% जगह खोखला है। हम आपको लग रहा है कि ये फट्टा कट्टा सार आपके सामने खड़ा हुआ है, जबकि मेरा 99.5% जगह कुछ नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को मिलके मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। अगर वो सारे चिपक के हो जाएंगे तो सडनली मैं डिसअपीयर कर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा मालूम नहीं, आप लोग ढूंढते रह जाओगे। हाँ, तो ये एनीवे सब माया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन चार्जेस, और ये फोर्स बिटवीन चार्जेस को हम लोग एक लॉ की तहत पढ़ेंगे, उसको कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। लॉ का एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे हम लोग, ये लॉ से क्या क्या पता चलता है उसको बारीकी से लिखेंगे एक एक करके। पहला हुआ लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस attract each other. Unlike charges attract each other, like charges repel each other. ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है,
दूसरा क्या देखें, वो जो अट्रैक्ट करेंगे या रिपील करेंगे कितने जोर से करेंगे। कोई एक फोर्स की बात आ रहा है, जब फोर्स की बात आ रहा है तो हमें समझ में आना चाहिए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कुछ लाइन में खींच रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये सब देखना है। तो पॉइंट नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो समझ में आया। द फोर्स between two charges is along the line joining two charges, line joining two charges, मतलब यहाँ पे अगर कोई एक चार्ज है, यहाँ पे कोई अगर एक चार्ज है, उनके बीच में अगर कोई फोर्स होगा, वो फोर्स इसी लाइन पे होगा। मान लो कि Q1 is a charge here, Q2 is a charge here, they may attract each other, they may repel each other, but लेकिन जो भी होगा along this line होगा। ये नहीं कि ये इसके ऊपर इधर कोई फोर्स डाल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। It will always along the line। अब आपको कैसे पता चला? पता नहीं चला, ऐसा होता है। कोई डिस्कवर कि ऐसा होता है, इसलिए तो इसको हम लॉ के नाम पे डेजिग्नेट किए। अच्छा, इट इज ऑलवेज अलोंग, मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, द फोर्स विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ठीक है। तीसरा हुआ सर सर, अगर ग्रेविटी के बारे में बोलते तो वो सेंटर ऑफ मास लेते हैं, तो वो लाइन जॉइन करता है। नहीं, ऐसा नहीं, ग्रेविटी के बारे में ऐसे नहीं कहते सेंटर ऑफ मास लेके। सर तो इसका हर एक चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। हाँ वही तो कहा, मैं तो पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चार्ज रखा है, मतलब चार्ज कहाँ है? यही है। समझ में आ रहा? ग्रेविटी के बारे में सेंटर ऑफ मास अट्रैक्ट करता है, ऐसा नहीं है। नहीं, गलतफहमी है। हाँ, तो आएंगे हम लोग धीरे धीरे। तीसरा हुआ कि द फोर्सेस on the two charges are equal and opposite, equal and opposite। दोनों चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट है, ये भी समझना है। वाह, forces on the two charges are equal and opposite। मतलब ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर अगर फोर्स देगा F, तो ये इसके ऊपर फोर्स देगा F। इधर को देखो, ये दोनों फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स दिस इज ए पार्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस पार्ट को भी लॉ में इंक्लूड किया गया है। हाँ सर, समझ में तो आ गया। अब बाकी रह गया क्या? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स? चलिए पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अगर हमारे पास दो चार्ज है, जस्ट मिनट, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं इसके लिए। यस, डिस्टेंस बिटवीन देम
अगर हम कहेंगे कि हमारे पास दो चार्ज है, से एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और ये जो Q1 चार्ज है मान लो कि दोनों पॉजिटिव है मान लो, तो इन दोनों के बीच में चलो मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो R है, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q2 Q1 को रिपेल करेगा विथ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। समझ में आया? दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा और अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम होगा। स्टेटमेंट कहता है कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसको? प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करो तो उसको प्रोपोर्शनल होगा। और क्या है? ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/r स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। समझ में आया? तो जो नेट फोर्स आएगा इसको हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनल रहता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी तो रहता है नहीं, तो क्या लिखेंगे? हो गया ना? तो लिखेंगे बाय कूलम्स लॉ force between two charges is given by Q1 Q2 by r square with a constant of proportionality k. K is called constant of proportionality. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड्स ऑन nature of the two mediums, nature of the medium between the two charges. समझ में आया? यस। कितना होता है? मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये होता है 9 इंटू 10⁹ MKS यूनिट्स। कब होता है? फॉर एयर। अगर दो मीडियम के बीच में ये एयर है, दो चार्ज के बीच में एयर है, तो K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। क्या मेरी बात समझ में आया? ठीक है। सर अगर एयर नहीं होगा तो? एयर नहीं होगा, किसी दूसरा चीज होगा। मान लो वाटर में डुबा दी, तो वाटर का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके आता है वैल्यू, उसको फिर डिफाइन करने की जरूरत होता है, तो दैट विल बी डिवाइडेड हियर। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81, तो क्या हो जाएगा K का वैल्यू? दिस बाई 81। सपोज ऑयल में डुबा दिए, ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है, तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁹/8। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। फिलहाल हम लोग बात करेंगे फॉर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मीडियम के लिए होता है, फिर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो समझाना पड़ेगा ना, वो हायर क्लासेस में आएगा। अभी हम लोग खाली देख लेंगे कि क्या होता है K का वैल्यू व्हेन द चार्जेस आर इन एयर। समझ में आया है ना? तो अभी हम लोग क्या क्या देख लिए? वी हैव स्टार्टेड विथ कूलम्स लॉ, और उसमें देखे कि जो चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। ये अगर एक Q1 चार्ज है, ये इधर एक -Q2 चार्ज है, उनके बीच में जो भी फोर्स होगा दैट विल बी अलोंग दिस लाइन। द फोर्सेस ऑन द टू चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ये उसके ऊपर जितना फोर्स देगा वो इसके ऊपर उतने ही फोर्स देगा, इक्वल एंड अपोजिट है। फिर क्या है?
द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो फोर्स होगा, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है ना, तो कैसा होगा वो फोर्स, कैसा होगा, दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मान लो कि ये 3 कूलम है, ये 4 कूलम है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 3 into 4। सपोज ये 3 कूलम है, ये -4 कूलम है, द फोर्स विल बी अगेन प्रोपोर्शनल टू 3 into 4, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, नॉट 3 into -4। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का, और आप जानते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो इनका मैग्नीट्यूड का खाली लेना, अगर ये 3 है, ये -4 है, तो आपको क्या लिखना है, 3 into 4, नॉट 3 into -4, क्योंकि फोर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, आई मीन द मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। दूसरा क्या हुआ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है इनवर्सली, मतलब डिस्टेंस अगर डबल कर देंगे फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर है नीचे, है ना। ये तो इससे हमें फाइनली कंक्लूजन मिला कि कूलम्स लॉ कहता है कि द फोर्स इज k q1 q2 by r स्क्वायर। अगर r मीटर में है, q1 q2 कूलम में है, k का वैल्यू 9 × 10⁹ है, तो f का आंसर आएगा न्यूटन में। समझ में आ रहा है क्या? ये न्यूटन में आएगा। k क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। कौन सा मीडियम, दो चार्ज के बीच में जो मीडियम है, ठीक है। और जब दो चार्ज के बीच में एयर है, इसका mks वैल्यू होता है 9 × 10⁹। समझ में आया? चलिए, जितना समझ में आया उसको हम लोग काम में लगाएंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सिंपल सा चीज है। पहला क्वेश्चन, ए 5 कूलम एंड ए -3 कूलम चार्ज are located at 4 meters from each other. 4 meters from each other. They will attract or repel each other. आप लोगों को मालूम है, और मालूम है बोल के मुझे मालूम है, फोर्स ऑन व्हिच चार्ज इज मोर। क्या बता सकते हो? एक 5 कूलम चार्ज और एक -3 कूलम चार्ज एक दूसरे से 4 मीटर दूरी पे रखे गए, वो अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? लाइक चार्ज है कि ऑनलाइन चार्ज है? ऑनलाइन चार्ज है, तो पहला आंसर हो गया, आंसर हो गया अट्रैक्ट। अच्छा, जब वो अट्रैक्ट करेंगे भैया, तो 5 कूलम 3 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, -3 कूलम 5 कूलम को अट्रैक्ट करेगा। अब कौन जोर से अट्रैक्ट करेगा? सर 5 कूलम सर, लेकिन -3 कूलम के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा क्योंकि 5 कूलम आ रहा है। 5 कूलम के चलते -3 कूलम के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा कि -3 कूलम के चलते 5 कूलम के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा? सर 5 कूलम के चलते -3 के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा। हाँ देखा, हाँ जी करते करते ही तुम लोग मिस कर रहे हो। देखो तो मैं क्या बोला, the forces on the two charges are equal and opposite। ये उसके ऊपर जितना फोर्स देगा वो इसके ऊपर उतना ही फोर्स देगा, है ना। गड़बड़ कर दिया ना, चीजों को अंदर लो। फोर्स विल बी सेम ऑन बोथ ऑफ देम, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लो कि कोई पहलवान है, कोई दुबला पतला आदमी है, एक दूसरे को रस्सी से खींच रहे हैं, कौन जोर से खींच रहा है? सेम खींच रहे हैं। हाथी का टेल चूहा का टेल बांध देंगे, कौन जोर से खींचेगा? सेम। फीलिंग में नहीं आता है, क्योंकि हमें लगता है हाथी जोर से खींचेगा, नहीं ऐसा नहीं है। दोनों के ऊपर अर्थ एप्पल को खींचा तो एप्पल गिरा, तो अर्थ एप्पल को जोर से खींचा कि एप्पल अर्थ को जोर से खींचा? सेम, लेकिन इसका मास कम है तो जोर से भाग गया। समझ में आया ये बात? तो हम कहेंगे सेम फोर्स। क्या मैं सबको समझा पाया? हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज of 20 microcoulomb and a charge of 5 microcoulomb are at a distance 3 meter from each other. What is force between them? इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है? क्या दिया है? एक चार्ज है 20 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का। इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है? दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 3 मीटर। समझ में आया? अच्छा, तो सीधे सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। इट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के का वैल्यू कितना लेंगे? जब कुछ नहीं मेंशन किया है तो विल अस्यूम इट टू बी एयर मीडियम 9 × 10⁹। Q1 कितना है? 20 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मतलब कितना होता है? 10⁻⁻6 इंटू Q2 क्या होता है? 5 × 10⁻⁻6 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। यस, ये 9 ये 3 स्क्वायर एक दूसरे को खा गए। 20 × 5 इज 100 नहीं इंटू 10⁻9 और ये दोनों मिलके हो गए इंटू 10⁻−12। तो कितना हुआ देखो तो? So 1/10। It is coming out to be 0.1 Newton. The force between them is 0.1 Newton. नहीं, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो 0.1 न्यूटन का होगा। Is it understood? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोच के बताना, ठीक है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सोच के बताना। If magnitude of no, just a minute. The force between 2 point charges. The force between two point charges is F. If magnitude of each charge is doubled and distance between them is also doubled. Distance between them is also doubled. What will happen? What will be the force between them? उनके बीच में फोर्स क्या होगा? So what will the change in force ना? नहीं, what will be the force? पहले फोर्स F था, अब क्या होगा फोर्स? पहले था F, अब फोर्स क्या होगा? अगर हर एक चार्ज को डबल कर दिया गया और उनके बीच में डिस्टेंस को भी डबल कर दी। हर एक चार्ज को। हाँ, सेम रहेगा। सेम रहेगा। वही तो समझना है ना? हाँ, देखो तुम लोग कितना जल्दी जल्दी सोच लेते हो, मस्त। मतलब मुझे आज डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाना है। तो F क्या है? K Q1 Q2 by R square। इन सेकेंड केस हमारा जो फोर्स होगा, नया फोर्स, वो जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा? कि हर एक चार्ज को डबल कर लिए,
Q1 की जगह है 2Q1, Q2 की जगह है 2Q2, R की जगह है 2R। क्या होगा ये? तो सेम के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा, है कि नहीं? तो दिस कम्स आउट टू बी के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, दैट इज सेम एज F। मतलब पहले F था तो अभी F ही रहेगा। क्लियर? बढ़िया, आप लोग मत सोच रहे हो। अब थोड़ा सा और इसको घुमाते हैं, देखते हैं तुम लोग कितना समझते हो। नेक्स्ट, यहां पर एक चार्ज है 4Q और यहां पर एक चार्ज है 9Q। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना है डिस्टेंस? डिस्टेंस इज से R। ठीक है, हियर 4Q and 9Q are fixed. Find at what distance from 4Q we can keep a minus Q charge at rest। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इधर एक 4Q चार्ज है, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता और ये भी नहीं मूव कर सकता। इन दोनों के बीच में कहाँ पे हम एक माइनस Q कूलम चार्ज को रेस्ट में रख सकते हैं? कहाँ से? 4Q से कितने दूर पे? 4Q से कितना दूर पे कोई माइनस Q कूलम चार्ज को हम रेस्ट में रख सकते हैं? पहले देखेंगे कि रखेंगे तो रेस्ट में क्यों रहेगा। क्यों रहेगा कि ये जो मान लो कि यहां से कुछ x डिस्टेंस में रखेंगे। अब ये माइनस Q कूलम चार्ज को 4Q अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? 4Q विल अट्रैक्ट लाइक दिस, और 9Q ये भी अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों का फोर्स बराबर हो गया तो नेट फोर्स क्या होगा? वहीं पर पड़ा रहेगा। जिसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा उसके तरफ भागेगा नहीं, और अगर दोनों का फोर्स बराबर हो गया तो जहां वही रहेगा, नेट फोर्स 0 होगा। बोला कितने दूर पे? 4Q से कितने दूर पे हम रख सकते हैं? और आपको मालूम है कि ये जो फोर्स है ये माइनस Q के ऊपर है। कौन दिया है ये फोर्स? ये फोर्स किसके लिए है? 4Q के लिए कि 9Q के लिए है? माइनस Q के लिए भी है और 9Q के लिए भी है। हाँ, ये जो फोर्स माइनस Q के ऊपर आ रहा है कौन दिया है? 4Q दिया है कि 9Q दिया है? 9Q अट्रैक्ट कर रहा होगा। अरे ये वाला फोर्स, अच्छा सर, ये वाला फोर्स तो 9Q के लिए है और ये वाला फोर्स 4Q के लिए है। तो क्या लिखेंगे? बोथ चार्जेस attract minus Q. The minus Q charge will be at rest if, कब रहेगा? if F4 is equal to F9। क्या ये बात समझ में आ रहा है? F4 और F9 बराबर होंगे तो ये जो माइनस Q वाला चार्ज वो वहीं पे पड़ा रहेगा, है नहीं? अच्छा, F4 is equal to F9। F4 क्या है? फोर्स ड्यू टू 4Q ऑन दिस। क्या है वो फोर्स? K 4Q into Q by
डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है, x माने हैं हम, x का वैल्यू पता करना है कि नहीं, you have to find out the value of x, तो it is 4q by x square। देखो मैं माइनस q नहीं लिखा बिकॉज मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, बताया था ना। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो मार्क, द लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमें इसका पॉजिटिव वैल्यूज लेना है। तो माइनस क्यू क्यूब पर 4q के चलते क्या फोर्स आएगा, k 4q बाय एक्स स्क्वायर। माइनस क्यू क्यूब पर 9q के चलते क्या फोर्स आएगा बता सकते हो क्या, कहोगे k, हाँ 9q इंटू q बाय डिस्टेंस क्या है, ये r माइनस x का, ये दोनों बराबर हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। यस सर, नहीं x कट जाएगा यार, देखो तो कितना मस्त है। इसमें से तो हम कहेंगे कि हमारा जो k q गए, बच क्या गया, इसमें बच गया 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैथ्स करना पड़ेगा अभी। नहीं, कोई मैथ नहीं करना, जस्ट टेक रूट ओवर ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ रूट ओवर ले लो। यस सर, 2 by x is equal to 3 by r minus x. This gives you 2 by x is equal to 3 by r minus x में root over ले लिया। Now simplify and get the value of x. कितना आ रहा है देखो तो, is it coming 0.8 r? देखो तो, 2r minus it is 2r minus 2x is equal to 3x. So 5x is equal to 2r. सर 0.4 सर 2r है सर, 2r है? हाँ सर, नहीं 2 नहीं आएगा। देखो ये हो गया 2r माइनस 2x, इधर गया 3x, माइनस 2x को उधर ले लो, हो गया 3x, 5x इज इक्वल टू 2r और x इज इक्वल टू 2/5, हाँ 2r/5। ऐड हो जाएगा सर। तो कितने दूर पे ये रेस्ट में रहेगा, इट विल बी एट ए रेस्ट, है ना, कितने दूर पे रहेगा, एट ए डिस्टेंस, यस। शायद अभी आप लोगों को क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, यस। यस सर, ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से आप लोग कर पाओगे, कोशिश करें, यस सर, थोड़ा रुकिए सर। ठीक है। बिफोर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस, हमें और भी कुछ लॉजिकली सोचना पड़ेगा, विल सी टू दैट आल्सो। चीजें डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, फोर्स का नेचर के बारे में जान लो, लाइक चार्जेस रिपेल और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पास में होने से जोर से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, दूर में होने से धीरे से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एंड दैट्स ऑल। इतनी चीज को यूज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। देखिए यहाँ पर Q1 Q2 दो चार्ज है जो फिक्स्ड है, Q1 Q2 दो चार्ज है B और C पे फिक्स्ड है। ये जो लाइन है उसको मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड किया हूँ, AB BC CD ऐसे करके। पूछा है कि फिगर शोन फाइंड लोकेशन ऑफ पॉइंट P वेयर ए चार्ज Q कैन बी केप्ट एट रेस्ट। कोई पॉइंट P का लोकेशन बताना है, मतलब कैसे बताना है, बिटवीन A एंड B, बिटवीन B एंड C और बिटवीन C एंड D, कहाँ है बताना है, जहाँ पे कोई Q कूलम चार्ज को रखो तो रेस्ट में रहेगा। इधर कुछ ऑप्शन दिया गया है, Q1 है Q1 है Q, है ना, Q1 है Q और Q2 है 2Q। ऐसा केस में अगर Q1 को हम Q मानेंगे और Q2 को 2Q मानेंगे, तो सोचो तो क्या हम यहाँ पे कोई एक चार्ज को रख सकते हैं रेस्ट में,
ये चार्ज को ये जो Q चार्ज है रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? सर डिपेंड करता है कैसा चार्ज है। अरे बोल रहे Q चार्ज रखें तो फॉर प्लस Q लिखा है, हाँ सर। तो ये रिपेल करेगा रिपेल और ये रिपेल करेगा। दोनों रिपेल करेंगे, दोनों रिपेल करेंगे तो ये रहेगा क्या? नहीं सर, उधर नहीं, चला जाएगा। AB में तो रह नहीं सकता, समझ में आया, यहाँ पे रह नहीं सकता। अच्छा, क्या CD में रह सकता है? यहाँ पे रखेंगे तो नहीं सर। ये 2Q रिपेल करेगा और Q भी रिपेल करेगा, दोनों रिपेल करेंगे, यहाँ पर नहीं हो सकता। अच्छा चलो मानते हैं कि एकदम बीच में रखेंगे, सेंटर में, पूरा सेंटर में रखेंगे B और C का, तो क्या यहाँ पर रह सकता है? ये Q इसको रिपेल करेगा और 2Q भी तो रिपेल करेगा, क्या ये रह सकता है? यस सर। नहीं रह सकता है। ये ये 2Q है ना, ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये Q है कम फोर्स लगाएगा। यहाँ पर फोर्सेस ऑपोजिट तो है लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करने के लिए फोर्सेस को इक्वल एंड ऑपोजिट होना है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। फिर कहां पर होगा? जिस पॉइंट को लिया हूं उस पॉइंट के राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा? थोड़ा सोच के बताओ। लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में होगा, क्योंकि पास में रखेंगे तो हो जाएगा क्या, ये जो चार्ज है इसको अगर हम इसके पास में कहीं रखेंगे तो ये रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। ये पास में है इसलिए Q चार्ज जितने जोर से रिपेल करेगा, ये दूर से होते हुए 2Q चार्ज उतनी जोर से रिपेल कर सकता है, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। 2Q से दूर Q के पास शायद कुछ बैलेंस होगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो पॉसिबल आंसर क्या हुआ? कौन सा रीजन में आ रहा है चार्ज? AB में पॉइंट P कौन सा रीजन में आ रहा है? AB में, BC में और CD में? बिटवीन B एंड C। बिटवीन A, B एंड C। तो पहला वाले का आंसर हुआ बिटवीन B एंड C। ऐसे सोचना है और बाकी सारे बिट के लिए आंसर निकालना है। क्या आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना चाहोगे? यस सर। ट्राई नाउ। देखिए अब इसमें Q1 है Q, सेकेंड ऑप्शन में Q2 है -2Q, Q1 है Q, Q2 है -2Q। अब सोचो तो क्या यहाँ पर कोई एक पॉइंट में हम किसी एक Q चार्ज को रख सकते हैं? रखेंगे तो क्या होगा? ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, क्या ये रह सकता है? नहीं रह सकता। तो इसमें तो हो नहीं सकता क्योंकि फोर्सेस कैन नॉट कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो तो इफ वी सी समवेयर हियर, अब यहाँ पे कोई Q चार्ज रखेंगे तो ये -2Q इसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जबकि +Q इसको रिपेल करेगा। क्या यहाँ पर रह सकता है? नहीं रह सकता है। कैसे? क्योंकि बड़ा चार्ज है, पास में है तो जोर से खींचेगा। ये छोटा चार्ज दूर से कैसे उसको रिपेल करके रोक सकता है? यहाँ पर भी नहीं हो सकता। बात रह गया कौन? ये जो यहाँ पे रखेंगे तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या यहाँ पर पॉसिबल है? हाँ, बड़ा हुए तो क्या हुए? बड़े दूर पे है ना, तो उसका फोर्स कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हो सकता है, तो सही आंसर हुआ बिटवीन A, B। अच्छा, तो सही आंसर हो गया बिटवीन A, B, है ना। तीसरा सर बिटवीन नोवेयर नॉट पॉसिबल। यस सर। C का आंसर, C का आंसर बता दो यार, मैं खुश हो जाऊंगा। H। हाँ, क्या होगा C का? नोवेयर। नोवेयर। कितना मस्त है, आप लोगों का दिमाग मस्त है, लगे रहो, पक्का काम में आएगा। बोला है Q है, ये -Q है। अब सोचो तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखेंगे Q चार्ज, ये अट्रैक्ट करेगा, नहीं ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर हो नहीं सकता। यहाँ पे -Q चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, +Q चार्ज को रिपेल करेगा। क्या यहाँ पर दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। चार्जेस बराबर है लेकिन डिस्टेंसेस डिफरेंट है। इसका डिस्टेंस ज्यादा है, ये दूर से उतना फोर्स कैसे लगाएगा यार? नहीं लगा सकता। तो हम कहेंगे ये कम हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। क्या यहाँ पे होगा? नहीं सर, नहीं। देखो तो रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ये दूर पे है, दोनों का फोर्स बराबर नहीं हो सकता। तो आंसर होगा बिटवीन नोवेयर।
nowhere you can keep a charge in equilibrium, तो आंसर हो गया nowhere, है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन। आप ये मत सोचो, कोई जरूरी नहीं कि इसमें आ जाएगा, हाँ ये नहीं है कि जरूरी नहीं है इसमें आ जाएगा। चलो देखते हैं, Q2 Q1 दिया है 2Q, Q2 दिया है -Q, Q1 दिया है 2Q और Q2 दिया है -Q। आप सोचो कौन सा रीजियन में आएगा? ट्राई करते हैं। सी और डी में आ रहा है, बिटवीन सी एंड डी, क्योंकि यहां पर रखेंगे तो ये Q2 रिपेल करेगा और ये 2Q रिपेल करेगा और -Q अट्रैक्ट करेगा। ये दूर से होते हुए बड़ा चार्ज जितना फोर्स देगा, छोटा चार्ज पास में होके उतने ही दे सकता है और दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो सही आंसर हुआ बिटवीन सी एंड डी। तो क्या आपको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। तो ऐसा अगला क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए, डू इट नाउ। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ठंडा लग रहा है। क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? 3 चार्जेस है, क्या क्या है? Q, 2Q and 3Q, ठीक है? Q, 2Q and 3Q are 3 charges. Q, 2Q and 3Q are 3 charges, ठीक है? और they are located at the corners of an equilateral triangle. They are located at the corners of an equilateral triangle, ठीक है? पूछा है force on which charge is more? 3 charges Q, 2Q and 3Q are located at corners of an equilateral triangle. Find force on which charge is more? ये क्वेश्चन बताने वाले को शाबाशी मिलेगा। अगर 2 चार्ज है 2Q एंड 5Q, कौन से चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा आता था? इक्वल फोर्स आता था। लेकिन अभी 3 चार्ज है और आपको बताना कौन से चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा? Q, 2Q और 3Q, किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा? सोचना है और बताना है आपको। थिंक एंड टेल, यू कैन डू। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कर लोगे। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब हर एक साइड का लेंथ बराबर है, ये हमें मालूम है। देखते हैं किसका दिमाग तेज चलता है, सोचो तो। चलिए, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। चार्जेस Q, 2Q, 3Q are located at corners of equilateral triangle. Find force on which charge is more. ऑप्शन दिया है, force on Q, force on 2Q, force on 3Q, same on all. ऑप्शन तो खैर मान लिया जाएगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए, तो मैं इसको यहां से भगाया। अच्छा, सोचो कि यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है Q और उनके बीच में डिस्टेंस है R, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। सपोज दैट फोर्स इज F। सपोज कुछ तो होगा, कितना है वो? KQ²/R², मतलब F है। तो बताओ, मैं अगर केस बदल दूंगा, मैं कहूंगा कि यहाँ पर है Q और यहाँ पर है 2Q और उनके बीच में डिस्टेंस अब भी R है, तो क्या इन टर्म्स ऑफ F बता सकते हो उनके ऊपर क्या फोर्स आएगा? व्हाट इज द फोर्स ऑन देम? QQ R था, फोर्स था F, Q2Q R है, अब फोर्स क्या होगा इन टर्म्स ऑफ F? सर 2F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस।
पहले क्या था Q इंटू क्यू, अब हो रहा है Q इंटू 2Q, मतलब फोर्स हो जाएगा 2F। होगा कि नहीं होगा? अच्छा अगर हम कहेंगे Q और 3Q होता तो फोर्स कितना होता? 3F। अगर 2Q एंड 3Q होता तो फोर्स कितना होता? 6F। 6F। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। Q एंड 2Q होने से फोर्स हो गया 2F, 2Q एंड 3Q होता तो हो जाता 6F, क्योंकि इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल एंड अपोजिट। अब सोचो अगर इसी फोर्स को हम मान लेते हैं कि ये है फोर्स, तो क्या बता सकते हो इन दोनों चार्ज के बीच में, कौन से दोनों चार्ज के बीच में, थोड़ा सा दिखाता हूं, ये दोनों चार्ज के बीच में, इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या फोर्स होगा? 2F। और रिपल्सन होगा, ये इसको इधर को रिपेल करेगा 2F में, ये इसको इधर को रिपेल करेगा 2F में, है कि नहीं? इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा? 3F। What will be the force between Q and 3Q? It will be 3F। ये इसको रिपेल करेगा 3F में, ये इसको रिपेल करेगा 3F में, बढ़िया। अच्छा इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा? 6F। ये इसको रिपेल करेगा 6F में, ये इसको रिपेल करेगा 6F में। अच्छा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, है कि नहीं? अब देखो तो सबसे ज्यादा फोर्स किसके ऊपर आ रहा है? इसके ऊपर आ रहा है 3F 2F, इसके ऊपर आ रहा है 6F 2F, इसके ऊपर आ रहा है 3F 6F। 3Q के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा। सबसे ज्यादा फोर्स आएगा 3Q के ऊपर। समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? सो फोर्स ऑन, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 3Q इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा फोर्स आएगा 3Q के ऊपर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? बढ़िया। अब कूलम्ब्स लॉ पे हमें ढेर सारे वैरायटी की चीजें और भी देखना है और बहुत सारे किस्म की क्वेश्चंस भी करना है, करेंगे हम लोग। अभी तो खैर हम लोग का क्लास आज यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। आई हैव अनदर क्लास नाउ। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में काफी कुछ चीजें देखे हैं। आज थोड़ा सा देखेंगे कि हाउ चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। और पहले भी मैं डिस्कस करवा चुका हूँ आपको व्हाट इज ए कंडक्टर। कंडक्टर इज ए मटेरियल हैविंग एम्पल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम आर लाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, नहीं तो उनको हम कहते हैं कंडक्टर। अच्छा, now we are talking about charging। हम तो बताया कि कोई बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन भगा लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज करना है वी गिव इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये क्या, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? ये कोई एक बॉडी है उसको पॉजिटिवली चार्ज करो, कुछ इलेक्ट्रॉन भगाओ, तो गए आप पकड़ पकड़ के 2-4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ऐसे निकाल सकते हो? देन हाउ यू डू इट? ये चार्जिंग वाला चीज होता कैसा है? या फिर मान लो कि इसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो स्प्रे बोतल में इलेक्ट्रॉन रखे हुए लाके स्प्रे कर दिए। उतना आसान है नहीं, कहने के लिए कर देते, नहीं करते कैसे चार्जिंग? चार्जिंग 3 तरीके से होता है। एक होता है फ्रिक्शन, दूसरा होता है कंडक्शन, तीसरा होता है इंडक्शन। देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो उस चार्जिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर, थोड़ा सा इसको ढंग से लिखेंगे। ए कंडक्टर और ए बॉडी लिखेंगे। ए बॉडी कैन बी चार्ज्ड, बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय, पहला हुआ फ्रिक्शन,
कंडक्शन, तीसरा हुआ इंडक्शन। क्या है ये इंडक्शन, क्या है ये कंडक्शन? सुनने में तो राइमिंग लगता है लेकिन चीजों में काफी अंतर है, नहीं? ठीक है, पहले फ्रिक्शन वाली चीज को बताते हैं। क्या आप कभी कभी वो YouTube में वीडियो वगैरह देखे हो, एक बैलून ले लो, किसी बिल्ली के पीठ पे रगड़ के छोड़ दो, वो चिपक के रहता है। यस, क्या होता है उसमें? जब हम दो बॉडी को रगड़ते हैं, इसकी मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखते हैं, और जब हम रगड़ते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, कोई एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन को छीन के ले लेता है। समझ में आया? जब म्यूचुअल स्लाइडिंग होता है दो सरफेस के बीच में, मान लो ये कोई एक बॉडी है, ध्यान से देखना बेटा, और ये कोई एक दूसरा बॉडी है, और पता चला कि यहाँ का मॉलिक्यूल इनके बीच में एक फोर्स जम जाता है, तो देयर इज ए म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेसेस। अब ये जो मॉलिक्यूल है वो अपना मॉलिक्यूल के साथ बंधे हुए हैं, ये जो मॉलिक्यूल है ये अपना मॉलिक्यूल के साथ बंधे हुए हैं। सोचो, ये फोर्स काफी स्ट्रांग है, सपोज हम कहेंगे ये फोर्स काफी स्ट्रांग है और ये फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं। अब क्या होगा जब ये चलेगा, यहाँ पर जो चार्जेस है, अब मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं का मतलब क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉन उसका न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है। ये कोई एक एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये कोई एक दूसरा एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में भी अट्रैक्शन हो जाता है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में भी अट्रैक्शन हो जाता है। सर न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है ना? हाँ, तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, तो क्या हुआ, एक दूसरे के साथ बन गए। अभी मान लो कि यहाँ पे जो फोर्स है वो वीक फोर्स है। क्या है? वीक फोर्स है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मतलब इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इन दोनों के बीच में वीक फोर्स है। अभी अगर जब वो दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, खींच के दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो क्या होगा, ये वाला इसको यहां से छुड़ा नहीं पाएगा, लेकिन ये न्यूक्लियस इसको यहां से छुड़ा ले। जब आप इसको खींच के बाहर ले आओगे तो देखोगे क्या है कि ये जो नीचे वाला जो न्यूक्लियस था वो अपना इलेक्ट्रॉन को भी तो ले आया और दूसरे का इलेक्ट्रॉन को भी लेके खींच के आ गया। तो ऊपर वाला कौन सा चार्ज बन गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज बन गया, नीचे वाला नेगेटिव चार्ज बन गया। तो जब भी, अब कोई जरूरी नहीं, अगर दोनों का ये फोर्स इक्वल स्ट्रांग होगा तो कोई किसी को नहीं छोड़ेगा, नहीं। अगर ये फोर्स स्ट्रांग है, ये फोर्स वीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, है कि नहीं। तो होता यूं है, जब भी दो बॉडी को करते हैं, हो सकता है कि इसमें दोनों में से कोई एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? हाँ, तो पहला चीज, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर two bodies are rubbed against each other. Two bodies are rubbed against each other. Some electrons are transferred from one body to other, one body to other. Thus, the former मतलब पहला वाला,
becomes positive charge and later negative charge। पहला वाला बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा वाला बन जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस हैपन्स इन केस ऑफ non-conducting bodies, non-conducting bodies, non-conducting body है तो ऐसा होता है। ठीक है, non-conducting body। कंडक्टिंग बॉडी के केस में रगड़ने से फ्रिक्शन के चलते इसमें चार्ज नहीं होता है। आई मीन होता है, वो नहीं हो पाता है क्योंकि कंडक्टर, हम लोग भी बॉडी कंडक्टर है ना, तो रगड़ने से क्या होता है, थ्रू योर बॉडी द चार्ज विल बी डिस्चार्ज। अगर कोई चार्ज बॉडी है, आप पकड़ के बेयर हैंड से कर रहे हो तो उड़ जाएगा, वो रहेगा नहीं, और उसको रखना भी बहुत बड़ा मुश्किल है। जबकि ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी में क्या है कि अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक ऊल है, सपोज दिस इज व्हाट इज ऊल, और ये मान लो कि कोई एक ग्लास रॉड है, हाँ ये ग्लास रॉड है, अगर ये रॉड को हम यहाँ पे, ये ग्लास रॉड को लाके, ये जो ऊल का बॉल है सपोज लाके इसको यहाँ पे ऐसे रगड़ेंगे तो क्या होगा मालूम है, यू विल सी चार्ज विल बी हियर ओनली, यहीं पे ही चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऐसे करके, समझ में आ रहा है? तो अगर ये नॉन कंडक्टिंग चीज नहीं होता, कंडक्टर होता, तो इसे रगड़ दोगे तो क्या होगा मालूम है, ये सारा चार्ज इधर उधर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये जो चार्ज बने ये भी पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग बॉडी के लिए ये आसानी से हम देख सकते हैं। अगर आपको कहा जाएगा ठीक है फलाना चीज को फलाना चीज के साथ रगड़ेंगे, बताओ कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, नेक्स्ट टू माने very impossible to say कि unless knowing what is their nature, how is their surface, what is their temperature, many things decide। समझ में आ रहा है? लेकिन रगड़ने से एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। आप लोग आज विंटर है तो अभी आप ब्लैंकेट में सो रहे होगे, रगड़ दो, थोड़ी देर के बाद देखो वो आपके सारे जो है रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे नहीं खड़ा हुआ है, बाल में चार्ज हो गया है। अब जब दो चीज रगड़ेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, है कि नहीं? तो वो खींचते एक दूसरे को और सब बाल जो है सर के बाल खड़े हो जाते हैं। कंघी से रगड़ दो या फिर कंघी को रगड़ के थोड़ा पेपर पीस के साथ लगाओ, उसको भी खींच लेता है, नहीं ऐसे। दिस हैपेंस इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग बॉडीज। और सबसे इंटरेस्टिंग है, यू माइट हैव एक्सपीरियंस समटाइम्स, अगर दिन भर हम जूता उता पहन के रहे, थोड़ा नायलॉन टाइप का जूता उरा पहन के रहे, तो दिन भर चलेंगे या फिर टीवी भी देखे तो वहां से भी तो चार्ज आता है ना। जूता उता पहन के रहे दिन भर, तो कभी कभार ऐसे होता है कोई मेटालिक चीज को जब आप छूने जाओगे, चिक करके हाथ में एक थोड़ा सा स्पार्किंग करता है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड सच थिंग्स? ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है? तो मतलब तुम लोग बेयर फुट में रहते हो, हुआ है ना? कोई मेटल बॉडी को छुओगे, हाँ मेटल बॉडी को छुओगे, हाथ से एक छोटा सा स्पार्किंग जाएगा, बोले अरे मेरे से क्या करंट जा रहा है, क्योंकि वो आपके बॉडी में इतने चार्ज हो जाता है, वो होता है। ठीक है, अगर आप ग्राउंड पे चल रहे होगे, बैकफुट में चल रहे होगे, तो आपके अंदर जो चार्ज होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब बहुत लंबा समय के लिए लाइलन जूता या ऐसा कुछ जूता पहन के रह गए तो थोड़ा सा चार्ज रहता है, पकड़ोगे तो डर जाओगे, खचाक करके लगेगा, अरे क्या इतना जोर से लगा, आपको लगेगा वहां पे चार्ज है, पता चला आप में चार्ज था, चार्ज भाग के गया, आया नहीं गया, समझ में आया? हाँ, एनीवे दिस हैपेंस इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग बॉडीज। द बॉडीज charged by friction attract each other, ठीक है।
rubbing if charge on one body is Q, then charge on other is minus Q. ठीक है, अगर एक में चार्ज होगा Q, दूसरे में होगा माइनस Q। ठीक है, बस आपको समझ में आया ये बताने के लिए यू गिव मी ए स्मॉल क्वेश्चन आंसर। When two balls were rubbed against each other, and separated by a distance of separated by a distance of 1 meter, the force between them is 0.01 Newton. What is nature of this force? How many electrons are transferred during the rubbing process? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? Take charge of electron as 1.6 into 10 power minus 19 as this। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ले लिया 1.6 into minus 1.6 into 10 power minus 19। क्या ये क्वेश्चन में आप लोगों को समझा पाया? दो बॉडी को आपस में रगड़ दिया गया, चार्ज हो गए, फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस को 1 मीटर कर दिया। 1 मीटर कर दिया तो पता चला उनके बीच में फोर्स क्या है, 0.01 न्यूटन। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस फोर्स? मतलब ये फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? ये तो तुम लोगों को आता है, कौन बताएगा? फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? अरे दिखे नहीं आप लोग? पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, फिर तो दिमाग लगाओगे। बिल्ली के पीठ में जब वो बैलून को रगड़ के छोड़ देता था, बैलून चिपक जाता था कि फेंका जाता था? अट्रैक्टिव। क्यों अट्रैक्टिव है? क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हुआ है एक से दूसरे में, तो एक बन गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा बन गया नेगेटिव चार्ज, दे विल अट्रैक्ट। हाँ, खत्म होता है। तो नेचर ऑफ द फोर्स आपको मालूम है। पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, कितना टू इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, ट्राई करिए, आप कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है दिस मच कूलम। क्या सबको समझ में आया कि जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा? ठीक है, लिखते हैं। लेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड चलो मानते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड।
चार्ज ऑन दी बॉल्स आर, क्या होगा, कोई एक एन इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो उसका हो जाएगा प्लस एन ई एंड माइनस एन ई, होगा कि नहीं होगा? एक एन इलेक्ट्रॉन लिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया है, सो द फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव। अच्छा, नेचर ऑफ द फोर्स पता चल गया, ये अट्रैक्टिव होगा, नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, नाउ दूसरा है कि जो आपका फोर्स है, वो फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हियर Q1 क्या है, Ne, Q2 क्या है, माइनस Ne, K तो मालूम है, R है 1 मीटर, और दिया है F इज 0.01 न्यूटन। वैल्यू डाला जाए आपको मिलेगा 0.01 न्यूटन, तो इसे लिखेंगे 0.01 न्यूटन इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Ne इंटू Ne का स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर। क्या हम यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो कितना सिंपल है, इट इज n स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये 9 इंटू 10 पावर 9 इज इक्वल टू 0.01 और 10 टू द पावर माइनस 2। कितना सिंपल है, कैन यू नॉट फाइंड आउट n स्क्वायर आउट ऑफ इट? यस, इससे मिला n स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 10 टू द पावर माइनस 2 बाय E स्क्वायर इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर, और ये 9 इंटू 10 पावर 9, देखो तो सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया माइनस 38, ये 9 हो गया माइनस 29, ऊपर गया प्लस 29 इज इक्वल टू प्लस 25, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 to the power 25 by 1.6 का स्क्वायर हो गया 2.56 इंटू 9। इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा इसको और भी करना है। अच्छा, तो मैं कैसे करूं इसको? आई वांट टू मेक इट, क्योंकि मुझे n का वैल्यू निकालना है तो कैलकुलेट करने की तरीका भी मुझे आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 10 पावर 25 को 10 पावर 26 कर देता हूँ। जस्ट वेट एंड सी, ये हो गया नीचे 19 का स्क्वायर हो गया 38 इंटू प्लस 9 इज 29 माइनस 38 प्लस 9 इज 29 ऊपर गया तो हो गया प्लस 29 माइनस 27। यस यस यस, यू आर करेक्ट, ये कैलकुलेशन में गड़बड़ है, ये 27 है। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर 10 नीचे 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर 28, नीचे आ जाएगा 25.6, नीचे भी 10 मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 9। चलो, अब मुझे n चाहिए, रूट ओवर करो 10 पावर 28 का 10 पावर 14, नीचे 25.6 का वैल्यू रफली 5.1 कह सकते हो, 9 का 3 बन गया। ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज कमिंग 5 और इंटू 3 हो गया 15, नहीं, हाँ, तो कितना आएगा ये जो आएगा, इट इज कमिंग 1/15, तो हो गया ये 1/5 हो गया 0.2 by 3 is 0.66, 0.67 into 10 power 14। देख लो, if you calculate also you will get the same thing।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, तो n स्क्वायर का वैल्यू निकला, मैं रूट ओवर किया इसको, ऐसे ऐसे करके मैं रूट ओवर कर दिया और निकाल दिया। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इज 0.67 × 10⁻14। क्या चीजें सबको समझ में आया? यस। थोड़ा कैलकुलेशन था, लेकिन थ्योरी कंसेप्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो when you rub two bodies against each other, some electrons are transferred from one body to other, and this process of charging is called charging by friction. दूसरा, ठीक है, दूसरा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन बताते हैं आपको क्या है। ओके, you write the final answer and you will do. ठीक है, now we'll see charging by induction. कंडक्शन ही बताएंगे, पहले इंडक्शन बताते हैं। कंडक्शन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है कि मान लो कि यहाँ पर कोई एक मेटालिक बॉडी है, ये एक मेटालिक बॉडी है जिसको आप कहोगे कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर किसको कहते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसकी जो एटम्स है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम के साथ तो रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मौका मिलेगा तो डाइवर्स कर देंगे। समझ में आया? देयर इज नो मच इंटरेस्ट बिटवीन देम, लेकिन क्या करें, रहना पड़ेगा और कहीं दूसरी जगह तो है नहीं, इसलिए रह रहे। ठीक है, नाउ सपोज ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। सपोज यहाँ पे आप कोई एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इधर का सारे चार्जेस को खींचेगा, सारा इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा और सारा पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करने लगेगा, है कि नहीं? अब क्या हो गया, ये जब ये नेगेटिव चार्ज को खींचा, ये तो अपने घर में खुश नहीं था, तुरंत ही अपना घर छोड़ा और छोड़ के क्या हो गया, यहां से ये निकल के यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है, हाँ, ये अपना घर छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। समझ में? ये खींच रहा है इसको, तो खींच के इधर आ जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के यहाँ से आया तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका क्या कहते हैं, ये जो चार्ज एटम था, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा कि नेगेटिव चार्ज बन जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ दिया। अगर इलेक्ट्रॉन से छोड़ दिया, तो जब हम ये चार्ज को इस कंडक्टर के पास लाए, बीच में फोन आ गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, देख लो। ये जब चार्ज इसको लाके किसी कंडक्टर के पास रखे तो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा था, जस्ट मिनट, आई विल ड्रॉ ए सेपरेट फिगर तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये है आपका एटम, कंडक्टर का एटम, जिसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स तो है लेकिन वीक फोर्स है। और अब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखने के कारण इलेक्ट्रॉन बीइंग ए नेगेटिव चार्ज, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट और इलेक्ट्रॉन आके पहुंचेगा यहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ा, ये बन गया एक पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज ढकेलते हुए आएगा और कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आने लगेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आने लगेंगे। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे these are the charges induced, these are called induced charges। अब सोचो, जब एक इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, इधर वन इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि बाकी उधर गया ना, तो मतलब यहाँ पर अगर चार्ज हुआ -q तो यहाँ पर चार्ज होगा +q। So what is the total charge induced? 0। But there will be some charges here and here। अगर किसी तरह से हम चार्ज को यहाँ से निकाल के ले पाएंगे तो हम बॉडी को चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो पहले इन चीजों को लिखते हैं।
when a positively charged ball is brought close to a conductor। ध्यान रहे ये सिर्फ कंडक्टर के साथ होता है। क्यों? क्योंकि उसी के इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के आ सकते हैं, बाकी के इलेक्ट्रॉन तो अपनी न्यूक्लियस के साथ बहुत टाइटली बंधे हुए होते हैं, है ना। तो ये जो मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन ये किसके साथ होता है? ओनली बाय कंडक्टर्स। इंडक्टर कंडक्टर, डोंट कंफ्यूज विद द टर्म्स। समझ में आया ना? कंडक्टर मतलब मेटल को, मेटल के साथ ही होता है। व्हेन ए पॉजिटिवली charged ball, when a positively charged ball is brought close to a conductor or metal, equal and opposite charges appear। Charges appear on its surface, on surface of conductor, on surface of conductor। Suppose हम कहेंगे here is a piece of conductor, तो आप देखोगे अगर यहाँ पे लाके कोई प्लस क्यू कूलम चार्ज को रखोगे तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंगली मिलने वाला है। क्या बताओ? you'll find that the negative charges will appear here। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आने लगेंगे। और लॉजिक क्या था मैं बता चुका हूँ, हर एक एटम का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को छोड़ के इधर भाग के आ जाएगा। इट विल मूव टूवर्ड्स, ये इधर आ जाएगा। रेस्ट पॉजिटिव चार्ज विल बी पुश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस, तो ध्यान से देखना है कि जब हम यहाँ पे प्लस क्यू कूलम चार्ज रखे, यहाँ पर बना माइनस क्यू तो यहाँ पर बना प्लस क्यू। ये क्यू का वैल्यू कितना है मालूम नहीं, पता कर सकते हैं, बट नाउ नॉट दी पॉइंट ऑफ डिस्कशन। पता कर सकते हैं ये कितना बड़ा है, कितना पास है, ये कितना चार्ज है। इसका शेप, साइज एंड पोजीशन देख के और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देख के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना चार्ज होगा। अब सोचो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो यहाँ पे कौन से चार्ज होता? यहाँ पे पॉजिटिव होता, इधर नेगेटिव होता, है कि नहीं? बट व्हाट इज द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड? आप कहोगे हाँ देखो देखो चार्ज हो गया, बॉडी चार्ज हो गया बोल के लेके जाओगे और इसको भगा लोगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दे विल अट्रैक्ट एंड न्यूट्रलाइज। क्या मिलेगा? चार्ज जीरो, है कि नहीं? लेकिन अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि इंडक्शन क्या है, चार्जिंग कैसे करेंगे। ठीक है, 10 और टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज 0। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तीसरा हुआ ये जो टोटल चार्ज इंड्यूस्ड 0 हुआ, कहां पे नेगेटिव चार्ज हुआ? नजदीक वाले एंड में हुआ नेगेटिव चार्ज और दूर वाले एंड पे हुआ पॉजिटिव चार्ज। नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको खींच के ये इधर लाया, पॉजिटिव चार्ज को ढकेलते रहा, जहां तक रास्ता मिलेगा वहीं तक पॉजिटिव चार्ज दूर भाग जाएगा, इट विल गो टू द फारदेस्ट एंड। ऐसा। नाउ हाउ वी मेक चार्जिंग? तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में पहले हम लोग देख लिए कि व्हाट इज इंडक्शन। इंडक्शन क्या है हम लोग समझ गए। नाउ लेट अस सी हाउ वी एंश्योर चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। चार्जिंग आप क्या करोगे? यू कंसिडर फर्स्ट मेथड, देयर आर मेनी अदर मेथड्स। फर्स्ट मेथड में बता रहा हूं आपको। सपोज हम कहेंगे देयर आर 3 से आई टेक लाइक दिस,
Say there are 3 conducting balls. Suppose for your understanding 3 conducting balls, और इस बॉल को मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा कर देता हूँ। ये है स्टैंड, स्टैंड के साथ बॉल खड़ा। Now there are 3 conducting balls like this. ये है दूसरा, और ये है तीसरा। See how I charge. Say A, B, C are 3 conducting balls standing on insulating stands. समझ में आया क्या? अच्छा, अब मैं पहले इसको सिस्टमेटिकली समझूं। ये सर, here A, B, C are 3 conducting bodies or conducting balls और मेटालिक बॉल्स। कंडक्टिंग बॉल्स का मतलब समझ में आ रहा ना? मेटालिक बॉल्स आर 3 मेटालिक बॉल्स माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड्स। इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर ये सारे बॉल ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। A charge plus Q is brought to point P. P पॉइंट में हम एक चार्ज लेके आए। कौन सा चार्ज? प्लस Q चार्ज। P पॉइंट में हमने प्लस Q चार्ज लेके आया, तो ठीक है। जैसे हम कोई प्लस Q चार्ज को P पॉइंट में लेके आए हैं, यहाँ पर लाए प्लस Q, तो क्या होगा? यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। कितना होगा? माइनस Q। B पे कौन सा चार्ज होगा बताओ? A, B, C 3 मेटालिक बॉडी, तीनों को टच करके रखा गया था, प्लस Q लाया, यहाँ पे हुआ नेगेटिव चार्ज। B पे कौन सा चार्ज होगा? नहीं, ये तीनों टच में आ गए तो तीनों एक कंडक्टर जैसे बिहेव करेंगे। एक ही कंडक्टिंग बॉडी है, एक ही मेटालिक बॉडी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, सीधा आएगा यहाँ पे कितना? प्लस Q। समझ में आ रहा ना? तो B में कोई चार्ज रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इधर नेगेटिव हुआ तो एक्सट्रीम अदर एंड में पॉजिटिव होता है कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस Q। वापस 0 है B में कुछ नहीं। अरे जैसे हम कहेंगे ये मेटल था, यहाँ पर चार्ज को रखे तो यहाँ पर हुआ नेगेटिव और यहाँ पर हुआ पॉजिटिव। यहाँ पे क्या था? कुछ नहीं। इट इज एज गुड एज 3 पीसेस आर कनेक्टेड टुगेदर, है कि नहीं? तो आप कहोगे बीच वाले में कोई चार्ज नहीं होगा। A charge plus Q is brought to point P. It is by induction. Ball A is ball A develops a charge minus Q, and ball C develops a charge plus Q। तो इसमें माइनस Q हुआ, इसमें प्लस Q हुआ। The 3 balls were separated from each other तीनों बॉल को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा?
एक पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे हो गया नेगेटिव चार्ज, तीसरे पे कोई चार्ज नहीं। अब आपके पास दो चार्ज बॉल है। क्या मेरी बात समझ में आया? नहीं, तेरा टू चार्ज बॉल्स। अब जैसे दोनों बॉल को चार्जिंग कैसे हुआ समझ में आया? तीन बॉल को कांटेक्ट में रखे, एक चार्ज को यहाँ पर रखे, चार्ज हो गया, फिर तीनों बॉल को अलग अलग कर दिया। इसमें क्या रह गया? ओनली माइनस क्यू, उसमें प्लस क्यू, है कि नहीं? बीच वाले में कुछ नहीं रहा, दो तो बॉल हो गया बाय इंडक्शन। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस यस। तो मेथड ऑफ इंडक्शन आपको समझ में आया? हाँ सर डी में तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नहीं सर डी में नहीं है कैसे? सर निकाल दिया ना। डी में से कहाँ निकाल देगा ये? सर लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से आए? इसके एटम का छोड़ के भाग के आए। खाली इसका क्या? इसका भाग के नहीं आए, इसका भाग के नहीं है। और उनके जो पॉजिटिव चार्जेस है, अरे पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता है, तो समझाने के लिए बोल रहे ना। एटम्स कैन नॉट मूव। मान लो कि एक एटम यहाँ पे, तुम लोग गहराई में जाओगे तो फिर फंसोगे। देखो ये है आपका, अरे ये है आपका दो एटम, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो इस इलेक्ट्रॉन को आपने खींचा, ये भागा है, तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, है ना? तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कूदेगा इसमें, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। उसका बगल वाला कूदेगा इसमें, वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे मिलेगा और इलेक्ट्रॉन कूद कूद के यहाँ पे आ गया। समझ में आया क्या? हाँ, जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गया ना बॉडी से। अरे एक निकला तो दूसरा आया कि नहीं आया उसमें? सर वो तो पूरा एक्सट्रीम को चला गया ना एक बार। हाँ, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आ गया इधर से कूद कूद के और इधर हो गया पॉजिटिव चार्ज। हम तो पहले ही बताए थे, कोई पॉजिटिव चार्ज बॉल है, नेगेटिव चार्ज बॉल है, किसका वेट ज्यादा है? इक्वल है। कैसे? नेगेटिव चार्ज बॉल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। पढ़ के आओ तब ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर देखिए। तो जो पॉजिटिव चार्ज बॉल है वो इलेक्ट्रॉन का मास है कितना? 9.1 × 10⁻31 kg। क्या फर्क पड़ता है उसमें? 10⁻31 kg इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेजर सच ए स्मॉल मास। तो क्या मेथड ऑफ इंडक्शन समझ में आया? हाँ आया। ये है एक तरीका। देयर इज ए सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड है ये। हम लोग देखे फर्स्ट मेथड चार्जिंग का। अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकेंड मेथड of charging by induction। इसके लिए क्लू क्या है? क्लू है कि whenever a charged metallic body is connected to ground, it gets neutralized, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कैसे? बाय ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाय ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एक कंडक्टिंग मेटालिक बॉडी है जो कि पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, इसको अगर हम ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे तो जैसे ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे, ग्राउंड को यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, जैसे हम जोड़ेंगे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इनका इलेक्ट्रॉन निकल गया था तो तुरंत आप देखोगे
इलेक्ट्रॉन्स भाग के आ रहे हैं ग्राउंड से और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। नॉट ओनली दैट, अगर ये कोई एक दूसरा बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है जो कि नेगेटिव चार्ज का है, सपोज नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, ये नेगेटिव चार्जेस है, अगर आप इसको ग्राउंड के साथ जोड़ोगे तो आप देखोगे जैसे स्विच ऑन करोगे इलेक्ट्रॉन्स भाग के नीचे चले जाएंगे। अल्टीमेटली दोनों में चार्ज क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया क्या? ये कौन सा है? मेटालिक बॉडी है। ये मेटालिक बॉडी होना जरूरी है, कोई प्लास्टिक बॉल को चार्ज करके जोड़ोगे तो नहीं होगा। ये क्या है? मेटल बॉडी, ये याद रखना। मेटल बॉडीज है ये, और ये मेटल बॉडीज के लिए जब ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे तो चार्ज ऑन इट विल बी गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है। नाउ इसी जब भी कोई एक चार्ज मेटालिक बॉडी को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज हो जाता है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये मत सोचना कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। व्हिच चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर्स? ओनली नेगेटिव चार्ज, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन। अब ये मेथड को यूज करके भी हम लोग क्या करते हैं, कोई बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। क्या है मेथड? सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मेटालिक बॉडी है, इस मेटालिक बॉडी के पास आपने कोई एक पॉजिटिव चार्ज को लाके रखा, तो यहाँ पर कोई एक नेगेटिव चार्ज हुआ, और जितना नेगेटिव चार्ज हुआ वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इनको खींच के पकड़ के रखा है, और एनालोगसली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हुआ है कि नहीं? अगर ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू है। यहां तक की कहानी सबको मालूम है। उसके बाद हुआ क्या? हुआ क्या कि इनका इलेक्ट्रॉन इनको छोड़ के भागे हैं। पहले मिलके रहते थे, अब अलग अलग हो गए। ठीक है, भागे तो भागे, हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके घर बैठा देंगे। नहीं, कैसे घर बैठाएगा? जैसे अगर हम ये वाला एंड को अगर हम ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करेंगे और आके इनके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। समझ में आया? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जैसे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो उसके बाद क्या रह गया? इसमें ओनली नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखना। अभी अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज को दूर भगा लूं, इसमें क्या चार्ज रहेगा? नहीं, अरे वो नेगेटिव चार्ज फिर तो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है ना, वो भी तो भाग जाएगा, कोई चार्ज नहीं होगा। इसलिए मुझे क्या करना है? पहले इसको कनेक्ट करना है, ये न्यूट्रलाइज हो गया, फिर डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको अगर भगा लेंगे, इसमें क्या चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज। यू मस्ट फॉलो द सीक्वेंस। समझ में आया क्या? तो व्हाट आर द सीक्वेंसेस? मैं सीक्वेंस को लिखता हूं, सीक्वेंस को लिखता हूं, फिर बताऊंगा क्या करना है। सीक्वेंस फॉलो करते हैं। Steps. Step 1, bring Q near the metal block. Step 2, connect the far end of metal block to ground. Step 3, disconnect ground connection and step 4, remove Q far away. चार स्टेप में काम बन गया। समझ में आया क्या? फिगर हर एक स्टेप का दिखाते हैं।
ये हो गया मेटल बॉल और ये हो गई आपकी ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ ग्राउंड कनेक्शन। ये हो गया मेटल बॉल, ये हो गया ग्राउंड कनेक्शन। पहला केस स्टेप 1, यू ब्रिंग इट हियर। थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं। हाँ, तो मैं कहूँ कि ये पूरा चीज को मैं करूं ऐसे, कॉल इट सेट इज कंबाइन। पहला स्टेप यू ब्रिंग प्लस क्यू, तो यहां पर बन गया नेगेटिव चार्ज और यहां पर बन गया पॉजिटिव चार्ज। स्टेप 2 में क्या हुआ? स्टेप 2 में हुआ यूं कि आपने ये पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पे है, आपने क्या किया, इसको ले आया ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। जैसे आप ग्राउंड के साथ इसको कनेक्ट किए तो क्या हुआ, अब ये पॉजिटिव चार्जेस गायब हो गए। दीज पॉजिटिव चार्जेस वेनिश, ये जो पॉजिटिव चार्ज था सारा गायब हो गया क्योंकि आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर चुके हो। बाय कनेक्टिंग इट टू ग्राउंड द पॉजिटिव चार्जेस आर न्यूट्रलाइज्ड बाय ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ग्राउंड। हुआ क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए और ये न्यूट्रलाइज हो गया। फिर क्या किए, फिर ये सिस्टम को हम ओपन कर दिए, ये सिस्टम को हम ओपन कर दिए। यस, क्या किए सिस्टम में? नाउ व्हाट यू डू, यू ओपन, ये इसको हम फिर से खोल दिए। ध्यान रहे कि हम ये सिस्टम को अभी खोल दिए, तो जो चार्ज था वो चार्ज यहाँ पे रह गया। इतना सारा चीज होने के बाद चौथा स्टेप में हम क्या करेंगे, विल मूव दिस चार्ज प्लस क्यू फार अवे फ्रॉम द मेटल। चार्ज प्लस क्यू को अगर मेटल से फार अवे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। नाउ ऑन दिस प्लस क्यू इज रिमूव्ड, when you remove this plus q coulomb charge, what is left is only the block, metal block, और इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्जेस है और नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या मेरी बात समझ में आया? So these are the 4 steps. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4। सीक्वेंस इधर उधर कर दोगे काम नहीं बनने वाला। Do you remember the 4 steps now? Yes, sir. पहले क्या करना है, चार्ज को लाना है मेटल के पास। फिर क्या करना है, कौन सा एंड को ग्राउंड के साथ जोड़ना है, नियरर एंड को कि फारदर एंड को? फारदर एंड को ग्राउंड के साथ जोड़ना है। नियरर एंड को जोड़ने से क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ये पकड़ के रखा है, छोड़ेगा तब ना ग्राउंड में जाएंगे, ये खींच के पकड़ के रखा है। तो फारदर एंड को जोड़ेंगे, फारदर एंड को जोड़ेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डिस्कनेक्ट करना है, ग्राउंड कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना है और उसके बाद ही ये चार्ज को भगाना है। अगर उल्टा कर दिए तो फिर से वो चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। आज की सभा हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर।